वेलकम बैक टू माय चैनल। आई वॉज़न कीपिंग वेल, तो मुझे 2-3 दिन का ब्रेक लेना पड़ा। मंडे के बाद आज मैं अपलोड कर रही हूँ। आज हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये है लेक्चर नंबर 99। तो ये सारे टॉपिक्स हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। दिस इज़ वन शॉट वीडियो। अब देखिए, इस चैप्टर में से प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हेट्रोफिली के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एंड डिफरेंशिएशन रिलेटेड। ओके, बट शुरू के टॉपिक्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो मैं सीक्वेंस में ही सारे टॉपिक्स को कवर करूँगी। ये है लास्ट चैप्टर ऑन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले सीड जर्मिनेशन। देखिए, सीड जर्मिनेशन तभी होगा जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी। ये कीवर्ड है। अनफेवरेबल कंडीशंस में सीड जर्मिनेशन नहीं होता है, ग्रोथ सस्पेंड हो जाती है। जर्मिनेशन के दौरान एक्चुअली होता क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाती हैं। तो रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि थ्रू ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल एटीपी जनरेट होती है। ओके, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एटीपी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी मिलेगी। एंड एट द सेम टाइम एम्फीबॉलिक पाथवे भी हमने पढ़ी थी। तो जो भी इंटरमीडिएट्स जनरेट होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में या क्रेब्स साइकिल में, वो इंटरमीडिएट्स लिपिड सिंथेसिस या प्रोटीन सिंथेसिस या कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस उसमें यूज़ होते हैं। ओके, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे एंड दैट विल हेल्प इन ग्रोथ। ये एक इमेज आप देखेंगे, जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट इन बीन। यहाँ पर जो नोटिस करने वाली इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि कॉटलीडॉन्स बाहर आ जाते हैं आउट ऑफ द सॉइल। इस ग्रोथ को कहा जाता है एपीजियल जर्मिनेशन। द हाइपोकॉटिल elongates and pulls the cotyledons above the ground। तो अब हाइपोकॉटिल क्या होता है? हाइपोकॉटिल इज द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेम below the cotyledons and above the root। below the cotyledons ये जो region है and above the roots। okay, this part is hypocotyl। hypo का मतलब क्या होता है? below cotyledon। तो उसका opposite word होगा epicotyl, the region above the cotyledons। Epicotyl is the embryonic stem that is above the cotyledons and develops into stem and first true leaves। अभी हमने एपीजियल जर्मिनेशन देखा बीन में, इसका ऑपोजिट जर्मिनेशन होता है हाइपोजियल। द एपिकॉटिल elongates leaving the cotyledons underground as seen in maize and pea plants। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ का डेफिनेशन होता है irreversible permanent increase in size of an organ or its part और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। तो एक सेल की ग्रोथ होगी, इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्म, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ। ओके, इट इज accompanied बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। देखिए, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन नंबर। तो एग्जाम्पल है मेज रूट मेरिस्टम। मेरिस्टमैटिक सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड हो सकते हैं। तो देखिए 17,500 सेल्स पर आवर, इस रेट पे ये ग्रो होते हैं मेरिस्टमैटिक सेल्स। देन इंक्रीज इन साइज इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ। इन वाटरमेलन द सेल्स कैन इंक्रीज 350,000 टाइम्स द ओरिजिनल साइज। इंक्रीज इन लेंथ, इसका एग्जाम्पल है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। Increase in surface area is increase in the lamina of a leaf। ये है example, growth is measured in terms of increase in surface area। तो ये दो leaves हैं, दोनों में increase in surface area हुआ है by 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5 से 10 बन गया और ये 50 से 55 बन गया। दोनों में सेम लेवल ऑफ ग्रोथ है, लेकिन आप यहाँ देखें तो ये ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। ओके, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनिशियल साइज इसमें छोटा था। ओके, इसमें इनिशियल साइज बड़ा है तो ग्रोथ के बाद आपको इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं दिखेगा जितना इसमें दिख रहा है, जबकि एक्चुअल एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों में सेम ही हुई है।
So increase in surface area is also an indicator of increase in growth. Then यहाँ आप देख सकते हैं increase in length, ये डिटेक्ट किया जाता है बाय डिटेक्शन ऑफ जोन्स ऑफ एलोंगेशन। इस टेक्निक को कहते हैं पैरेलल लाइन टेक्निक। तो जो ओरिजिनल सैंपल है इस पार्ट में अलग अलग रीजन्स में मार्किंग की गई है, पैरेलल मार्किंग, एंड देन उसे कंपेयर किया जाता है विद डिफरेंट जोन्स कि ये कितना एलोंगेट हुआ है। द मेथड इन्वॉल्व्स मार्किंग equidistant parallel lines on a growing part and observing the changes in the distance between these lines over a period of time. Okay, so here the increase is in terms of length. So growth at cellular level, it is increase in protoplasm, but this cannot be measured. इसीलिए अलग अलग पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं, like dry weight और wet weight, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम और सेल नंबर। अभी देखिए इस केस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। तो स्वेलिंग को क्या आप ग्रोथ कह सकते हैं? इसे ग्रोथ नहीं कहते हैं, इसको इम्बाइबिशन कहेंगे। दिस इज द प्रोसेस बाय विच ए ड्राई सॉलिड एब्जॉर्ब्स लिक्विड and hence the volume and size increases, but this is not growth. Next, ये एक टर्म है जो आप सीखेंगे with respect to growth in plants, determinate and indeterminate. So human growth को हम determinate growth कहते हैं, तो एक लिमिट के बाद और ग्रोथ नहीं होती है, बट प्लांट्स में जनरली द ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। अगेन इस वर्ड पे आप ध्यान देना, जनरली, तो ये सभी प्लांट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। कुछ प्लांट्स में डिटर्मिनेट ग्रोथ होगी, तो एक फिक्स्ड हाइट के बाद और प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, एंड कुछ दूसरे प्लांट्स में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होगी। सो प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट बिकॉज दे हैव मेरिस्टम्स। मेरिस्टम्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है डिविजन एंड एबिलिटी टू सेल्फ परपेचुएट। Because of meristem, plants retain the capacity for unlimited growth throughout their life. अब इसी रीजन से हम प्लांट ग्रोथ को ओपन ग्रोथ कहते हैं। ओपन का मतलब है इट विल गो ऑन फॉर एवर, द फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेर इन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बींग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टम। तो इसमें आपको याद रखना है कि एक ट्री है, उसका नीचे रूट का अनलिमिटेड ग्रोथ होगा एंड ऊपर शूट का ग्रोथ होगा। ओके, तो हाइट इंक्रीज होती जाएगी एंड रूट के भी टिप्स ग्रो होते जाते हैं। ओके, अब इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए, अ नेल इज ड्रिवन इनटू द ट्रंक ऑफ 30-year-old ट्री एट ए पॉइंट 1 meter above द सॉइल लेवल। इसका मतलब है कि ये ट्री, ये सॉइल लेवल है एंड दिस इज द ट्री, तो उसके 1 मीटर इस हाइट पे 1 मीटर यहां पर एक नेल ठोक दी गई है। ओके, अ नेल इज ड्रिवन इनटू द ट्रंक ऑफ 30-year-old ट्री एट ए पॉइंट 1 meter above the soil. The tree grows in height at the rate of 0.5 meters a year. तो ट्री की जो हाइट है वो इंक्रीज इस रेट पे हो रही है, 0.5 मीटर्स पर ईयर। अब आप खुद सोचिए ग्रोथ कहाँ होगी, ग्रोथ ऊपर टिप पे होगी, तो वहां से वो इंक्रीज होता जाएगा 0.5 0.5 0.5 एवरी ईयर। आफ्टर 3 years नेल विल बी, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 3 साल के बाद ये नेल की हाइट कितनी होगी। तो ऑब्वियसली क्योंकि हाइट ऊपर इंक्रीज होती है, यहाँ पर कोई इंक्रीज नहीं होगा, तो हाइट 3 years के बाद भी नेल की एट 1 meter ही रहेगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो आपको याद रखना है कि ट्री की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है, लेकिन वो टिप्स पे होती है, एट शूट टिप एंड रूट टिप। अब हमने मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में बात की है, तो इसका क्लासिफिकेशन भी समझ लेते हैं। सो रूट एपिकल मेरिस्टम रूट ग्रोथ में हेल्प करता है, शूट एपिकल मेरिस्टम शूट ग्रोथ में।
देन उसके अलावा वैस्कुलर कैम्बियम है। वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। प्राइमरी मेरिस्टम इनिशियल ग्रोथ में होता है, सेकेंडरी मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ में होगा। एंड बेस्ड ऑन लोकेशन हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। एपिकल एज द नेम सजेस्ट ये एपेक्स में होगा, रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। इंटर कैलरी कहाँ होते हैं, ये बेस ऑफ लीफ में होंगे, तो इससे न्यू लीफ का प्रोडक्शन होगा। एंड नोड्स पे भी होते हैं, सो नोड्स पे ब्रांचेस बनती हैं। ओके, तो ये है रोल इंटर कैलरी का। लैटरल में, जिसे सेकेंडरी मेरिस्टम भी कहते हैं, 2 टाइप्स आएंगे, कॉर्क कैम्बियम जिससे बार्क बनता है, और वैस्कुलर कैम्बियम, इससे सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे। तो वैस्कुलर वर्ड का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम। कंडक्टिंग टिश्यू। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक, फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट। सो देखिए, जो सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं दे आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, दे हैव लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई, their cell walls are primary in nature, thin and cellulosic with abundant plasmodesmatal connection। तो इनके सेल वॉल्स ऑब्वियसली थिन होंगे क्योंकि ये कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं। सेल्स इन एलोंगेशन फेज, यहाँ पर इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन होगा, सेल एनलार्जमेंट होगा, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होगा, सो ग्रेजुअली थिकनिंग होना शुरू होगा। एंड जो सेल्स मैच्योरेशन फेज में होते हैं दे अटेन मैक्सिमल साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। तो जो भी परमानेंट टिश्यूज हैं, सिंपल टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, वो सब मैच्योरेशन फेज में हैं, वो परमानेंट टिश्यू हैं। दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। ओके, सो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, सेल्स अटेन देयर मैक्सिमल साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा मैच्योरेशन फेज, फेज ऑफ मैच्योरेशन, ऑप्शन 3। परमानेंट प्लांट टिश्यू क्लासिफिकेशन, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 98। सो सिंपल टिश्यूज में 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम। नाउ ग्रोथ रेट क्या होता है, इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम। तो अभी टाइम फैक्टर आ गया है इसमें। सो 2 टाइप की ग्रोथ होगी। सो इसमें देखिए ये 2 सेल्स हैं, सो 2 से वो 4 बने, 4 की डुप्लीकेशन हुआ 8 बने, 8 का डुप्लीकेशन 16, 16 का डुप्लीकेशन 32। तो हर सेल 2 में डिवाइड हो रहा है। ओके, तो इस तरह की ग्रोथ ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहलाती है। इसमें देखिए एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या हो रहा है, ये 2 सेल्स थे, तो इसमें से ये जो सेल डिवाइड हुआ तो वो डिवाइडिंग सेल्स एंड दूसरा परमानेंट सेल इसमें डिफ्रेंशिएट हो गया। ओके, तो एक सेल डिवाइड होता है, 2 सेल बनाएगा, लेकिन दोनों सेल फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, उसमें से सिर्फ एक ही सेल आगे डिवाइड होगा, दूसरा सेल डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो सेल अगर डिफ्रेंशिएट हो जाए तो इट विल लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। ओके, सो दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज एरिथमेटिक ग्रोथ। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ हमें दिखती है जाइगोट में, क्योंकि जाइगोट को पहले डिवाइड होकर के काफ़ी सारे सेल्स बनाने पड़ेंगे। ओके, जब थाउजेंड्स ऑफ सेल्स हो जाएंगे या मिलियंस ऑफ सेल्स हो जाएंगे, उसके बाद उनमें से वो जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होंगे एंड अलग अलग सेल टाइप्स बनाएंगे। एक बार प्लांट बॉडी बन गई है तो ये जो टिप रीजन है वहाँ पर आपको एरिथमेटिक ग्रोथ दिखेगी। तो एक सेल डिवाइड होगा तो वो जो 2 सेल्स बनाएगा उसमें से एक सेल डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एंड दूसरा सेल विल रिटेन द कैपेसिटी टू डिवाइड। सो एरिथमेटिक ग्रोथ का डेफिनेशन क्या होता है, इन एरिथमेटिक ग्रोथ आफ्टर माइटोटिक cell division only one daughter cell continues to divide while the other differentiates and matures। and इसको मैथमेटिकली इस तरह से डिनोट करते हैं, LT is equal to L0 plus RT।
सो देखिए ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट कर रहा है कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ। तो यहाँ पर वाई एक्सिस में हाइट ऑफ द प्लांट है एंड यहाँ पर टाइम। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में both the progeny after cell division will retain the ability to divide and continue to do so. Initial growth is slow. इस रीजन में इसे लैग फेज कहेंगे. It increases rapidly thereafter at an exponential rate. So this is the log phase या फिर exponential phase. लेकिन उसके बाद due to limitation in the nutrient, growth slows down, leads to stationary phase. तो ये पॉइंट आप याद रखना. नेचुरल एनवायरनमेंट में एस कर्व दिखेगा, सिग्मॉइड कर्व. व्हाट काइंड ऑफ कर्व कैन यू एक्सपेक्ट इन ए ट्री शोइंग सीजनल एक्टिविटी? सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, एस कर्व दिखेगा. क्योंकि यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर है टेम्परेचर. तो सीजन्स चेंज होते हैं तो टेम्परेचर में भी वेरिएशंस आते हैं. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को मैथमेटिकली इस तरह से डिनोट करेंगे. ये फॉर्मूला आप याद रखना. The final size W1 depends on initial size. So R is relative growth rate and is also a measure of the ability of the plant to produce new plant material. This is referred to as efficiency index. अभी ये जो इमेज मैंने आपको बिगनिंग में एक्सप्लेन की थी, इसी पे बेस्ड हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ. सो लीफ के केस में एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे. तो आप इन नंबर से घबराना नहीं, आपको सिर्फ ये डेफिनेशंस याद रखने हैं. एब्सोल्यूट ग्रोथ इज टोटल ग्रोथ ऑफ द सिस्टम एंड रिलेटिव ग्रोथ इज ग्रोथ पर यूनिट ऑफ टाइम एज परसेंटेज ऑफ इनिशियल साइज. आप इन दोनों डेफिनेशंस को याद रखना और दोनों में क्या डिफरेंस है वो याद रखना. अब नेक्स्ट सेक्शन हम करते हैं कंडीशंस ऑफ ग्रोथ. सो इसमें आपको कुछ पैरामीटर्स हैं जो याद रखने पड़ेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वाटर. वाटर हेल्प्स इन सेल एनलार्जमेंट. सो प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ वाटर. देन लीफ को अगर टर्जिड रखना है तो उसके लिए भी वाटर इंपॉर्टेंट है. लीफ टर्जिड रहेंगे तो वेल एक्सपोज रहेंगे टू सनलाइट, फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाएगी. देन वाटर इज ऑल्सो अ मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए. इट इज़ नॉट जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है एंड रॉ मटेरियल्स मिलते हैं फॉर एनाबॉलिक एक्टिविटीज़. देन न्यूट्रिएंट्स आर इम्पॉर्टेंट, मैक्रो एंड माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स. सो काफ़ी एलिमेंट्स को फैक्टर्स होते हैं एंजाइम के, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट फिजिकल फैक्टर्स में टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट है, light is important, gravity and soil conditions, ये सब important है for growth of a plant. Development is sum of two processes, growth and differentiation, and development is dependent on two factors, intrinsic factors and extrinsic factors. So जो भी हमने अभी conditions पढ़े वो extrinsic factors में आएंगे. अब हम फोकस करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स में. सो जेनेटिक तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, अलग अलग फैमिलीज जो हमने पढ़ी थी, तो उसमें हर फैमिली के अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, तो इस पे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे. हमारा फोकस ये होगा प्लांट हार्मोन्स. इससे पहले हमें डिफरेंशिएशन इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा. सो हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन. सो देखिए जो स्टेम सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड कंटिन्यूसली एंड द डिफरेंशिएटेड सेल्स दे लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड. सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ रिन्यू. Differentiated cells do not have the ability to divide. They show certain structural changes and they have new functions. So इस process को हम कहते हैं differentiation. So it is maturation of cells and acquisition of new function. Then differentiated cells अगर फिर से ability acquire करते हैं to divide, okay,
देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का ऑपोजिट है, इसलिए उसके आगे डी ई ये प्रीफिक्स आता है, डी डिफ्रेंशिएशन। ओके, तो ऐसे में जो सेल्स बनेंगे उसे हम डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स कहेंगे। These cells have the ability to divide and self renew. सो आप ध्यान देना, इसको हम स्टेम सेल्स मेरिस्टम सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम इसको एम्फोसाइज करना चाहते हैं कि ये एक परमानेंट सेल से वापस इस स्टेटस में आए हैं, इसलिए ये टर्म यूज किया जाता है। एंड देन अगर ये फिर से मैच्योर हुए और एक पर्टिकुलर डिफरेंशिएटेड फॉर्म लिया तो देन उस प्रोसेस को हम कहेंगे रीडिफरेंशिएशन। So differentiation, the cells derived from root apical and shoot apical meristem and cambium differentiate and mature to perform specific functions. So आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये प्राइमरी मेरिस्टम्स हैं, ओके, एंड कैम्बियम में भी जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं, मैच्योर होते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। This act leading to maturation is termed differentiation. During differentiation, cells undergo few to major structural changes both in their cell walls and protoplasm. तो एग्जाम्पल है ट्रेकेरी एलिमेंट्स का। ट्रेकेरी एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रेकीड्स एंड वेसल्स, इन दोनों को ट्रेकेरी एलिमेंट्स कहते हैं। सो डिफ्रेंशिएशन के दौरान एक नॉर्मल सेल रहेगा, ऐसा मेरिस्टमैटिक सेल है, ये डिफ्रेंशिएट होगा तो एलोंगेटेड फॉर्म, स्ट्रक्चरल चेंज आपको क्या दिखेगा, ऐसे एलोंगेटेड सेल होगा। देन सेल वॉल डिपोजिशन, यहाँ पे लिग्निन डिपोजिशन हो जाएंगे, ओके, एंड सेल यहाँ ये अलाइव था, ये डेड सेल्स हो जाते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है? वाटर कंडक्ट करना। तो स्ट्रक्चरल चेंज भी इट विल बी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे आर गोइंग टू परफॉर्म। सो डिफ्रेंशिएशन में ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल चेंज ज़रूर होगा एंड अकॉर्डिंगली न्यू फंक्शंस असाइंड होंगे। सो ट्रेकेरी एलिमेंट्स में सेल वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, दे ऑल्सो डेवलप वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेल्युलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल्स टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंसेस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। नेक्स्ट, डी डिफ्रेंशिएशन में जो एग्जाम्पल्स हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। सो ये बेसिकली पैरेन्काइमल सेल्स हैं एंड दे डी डिफ्रेंशिएट एंड एक्वायर द एबिलिटी टू डिवाइड। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं डी डिफ्रेंशिएशन में। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस हैं, लिस्ट सम ऑफ द टिश्यूज इन वुडी डाइकॉट प्लांट दैट आर प्रोडक्ट्स ऑफ रीडिफ्रेंशिएशन। सो इसमें आपका आंसर क्या होगा? अभी हमने क्या देखा, डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स कौन से होते हैं? कॉर्क कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, राइट? तो इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वही आपको यहाँ पर लिखने होंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ रीडिफ्रेंशिएशन। सो कॉर्क विल फॉर्म फेलम जो कि आउटर बार्क होता है एंड अंदर की जो लेयर होती है उसे फेलोडर्म कहा जाता है, ओके, पीडी। सो दिस इज द सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ओके। सो आउटर बार्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं प्रोडक्ट्स ऑफ रीडिफ्रेंशिएशन। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डी डिफ्रेंशिएटेड सेल है, लेकिन क्योंकि वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के साथ मर्ज हो जाता है तो हम डिस्टिंक्टली कह नहीं सकते। तो अगर सिर्फ रीडिफ्रेंशिएशन के आपको प्रोडक्ट्स लिखने हैं तो ये दो आपको लिखने पड़ेंगे आंसर में। हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ ट्यूमर? ट्यूमर वो होता है ना, अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन शुरू हो जाते हैं सेल्स में, तो दीज सेल्स आर डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। अगेन एक परमानेंट सेल acquires the ability to divide. What would you call the parenchyma cells that are made to divide under controlled lab conditions during plant tissue culture? So ऐसे में वो जो मास होता है डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स का उसे कैलिस कहते हैं। ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन बोथ आर ओपन। तो पहले हमने सिर्फ ग्रोथ इंक्लूड की थी, ग्रोथ इज ओपन इन प्लांट्स। अब डिफ्रेंशिएशन इज ऑल्सो ओपन इन प्लांट्स।
So differentiation in plant is open because cells arising out of the same meristem have different structures at maturity. तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सेल पोजिशनड अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टम डिफ्रेंशिएट एज रूट कैप सेल्स. सो ये रूट की टिप है, यहाँ पर मेरिस्टमैटिक सेल्स से डिवाइड हो रहे हैं, तो जो सेल्स इस तरफ फेसिंग होंगे वो बन जाएंगे रूट कैप सेल्स, एंड जो इधर को फेसिंग हैं इस तरफ वो बन जाएंगे एपिडर्मल सेल्स. ओके, so the fate of a cell depends on its relative position in the plant body. Can you add a few more examples of open differentiation correlating the position of a cell to its position in an organ? तो इसमें आपका एग्जाम्पल होगा वैस्कुलर कैम्बियम. तो देखिए ये वैस्कुलर बंडल होता है, यहाँ पर जाइलम है, ऊपर फ्लोएम है, बीच में वैस्कुलर कैम्बियम है. ओके, सो सेल्स प्रोड्यूस्ड इन द इनर साइड ऑफ द कैम्बियल रिंग डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी जाइलम. तो सेकेंडरी जाइलम नीचे के अंदर की तरफ होंगे फेसिंग द पिथ, एंड सेल्स प्रोड्यूस्ड ऑन द आउटर साइड डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी फ्लोएम. सो जो आउटसाइड एपिडर्मल लेयर की तरफ जो फेसिंग होंगे वो बनाएंगे सेकेंडरी फ्लोएम. ओके, तो जस्ट बिकॉज सेल्स कहाँ पोजिशनड हैं वो अलग डिफ्रेंशिएटेड टाइप में कन्वर्ट होते हैं. तो कैम्बियम के नीचे होगा तो सेकेंडरी जाइलम बनेगा, एंड कैम्बियम के ऊपर है तो सेकेंडरी फ्लोएम. तो ये है कहने का मतलब कि ये रिलेटिव पोजिशन इज इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द सेल. द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड टू, तो इसमें क्या होगा? इंक्रीज इन साइज बाय एनलार्जमेंट, येस दिस इज ग्रोथ. सिंथेसिस ऑफ न्यू सेलुलर मटेरियल, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, दैट इज ऑल्सो ग्रोथ. सेल डिफ्रेंशिएट होते हैं, ये भी ग्रोथ होता है. तो तीनों ही ग्रोथ के लिए एप्लीकेबल हैं. तो ऑल ऑफ द अबाव आपको सिलेक्ट करना होगा. नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन इंटरनल ग्रोथ फैक्टर? सो इंटरनल ग्रोथ फैक्टर में जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं एंड प्लांट हॉर्मोन्स. तो इथिलीन, ऑक्सिन, जेनेटिक फैक्टर, ये तीनों इंटरनल हैं. पीएच ऑफ द सॉइल एक्सटर्नल फैक्टर है. तो ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा. अब फिफ्थ सेक्शन, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इन ए प्लांट. So development is a term that includes all changes that an organism goes through during its life cycle from germination of the seed to senescence. So meristematic cells यहाँ से शुरुआत होती है, then उसमें plasmatic growth होगा. Plasmatic growth means the protoplasm will increase, and then cell elongation होता है, expansion, maturation. तो डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस से मैच्योर सेल बनेंगे, एंड मैच्योर सेल्स एक टाइम के बाद जब उनकी एजिंग हो जाएगी तो ये सेनेसेंस वर्ड यूज़ किया जाता है एजिंग के लिए, एंड उसके बाद अल्टीमेटली डेथ ऑफ द सेल्स. यहाँ पर आप देखिए डैश लाइन में इंडिकेट कर रहा है कि मेरिस्टमैटिक सेल्स दे कीप ऑन डिवाइडिंग. अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी इज द एबिलिटी of plant cells to follow different pathways in response to environment or phases of life to form different kinds of structure. अब इस लाइन को समझने के लिए आप ये इमेजेस देखिए. हेट्रोफिली इन दीज प्लांट्स, कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पूर. तो जुवेनाइल दैट मीन्स जब बिफोर एडल्ट जो स्टेज है तब लीव्स का स्ट्रक्चर आप देखिए ऐसा है. ओके, एंड एडल्ट प्लांट में लीफ स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा. तो विजिबली दोनों स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं. तो ये जो इमेज है ये लार्कस्पूर के इमेजेस हैं. द लीव्स ऑफ जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट. अब इस केस में हेट्रोफिली ड्यू टू इन्वायरमेंट. सो बटर कप में अगर टेरेस्ट्रियल लैंड पे अगर प्लांट ग्रो हो रहा है तो ऐसी लीव्स होंगी, लेकिन यही प्लांट जब वाटर में ग्रो होगा तो लीव स्ट्रक्चर अलग हो जाता है.
So difference in shapes of leaves produced in air and those produced in water, both are different. So ये है हेट्रोफिली ड्यू टू इन्वायरमेंट एंड इट इज सीन इन बटरकप. ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं. देखिए नीट 2022 में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट शो प्लास्टिसिटी. तो यहाँ तो सिर्फ प्लास्टिसिटी के ही ऊपर है, तो ये तीनों तो शो करते हैं. मेज विल नॉट शो प्लास्टिसिटी. ऑप्शन 4 इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी. Heterophily in cotton, coriander, larkspur. Yes, this is example of plasticity. Heterophily in buttercup. This is also example of plasticity. Both 1 and 2. Yes. Bolting in beet and cabbage. This is not plasticity. So, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3. So finally, अब हम पहुंचते हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर. ग्रोथ रेगुलेटर्स, plant hormones, phytohormones. Plant growth regulators, they are also called plant growth substances or plant hormones or phytohormones. तो ये क्या होते हैं? स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन. तो ये तो आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडोल कंपाउंड्स में आते हैं ऑक्सिन, टर्पीन्स में आएंगे गिबरेलिन, एडेनिन डेरिवेटिव cytokinin, carotenoid derivative abscisic acid, gases में इथिलीन. ओके, बार बार इसे रिवाइज कीजिए, केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ दीज फाइटोहॉर्मोन्स. सो पीजीआर प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स को हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. पहला होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, देन प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, and then there are certain hormones that show mixed effects. So the growth promoting activities क्या क्या होंगी? Cell division, cell enlargement, pattern formation, tropic growth, flowering, fruiting and seed formation. पैटर्न फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कौन से सेल्स रूट बनाएंगे, कौन से शूट बनाएंगे, कौन ब्रांच बनाएगा, कोई लीफ बनाएगा, तो इसे कहते हैं पैटर्न फॉर्मेशन. ट्रॉपिक ग्रोथ इज डायरेक्टेड ग्रोथ, फोटोट्रॉपिक ग्रोथ इज टूवर्ड्स सनलाइट, जियोट्रॉपिक ग्रोथ इज टूवर्ड्स द सॉइल. Abscisic acid plays important role in plant responses to wounds and stresses of biotic and abiotic origin. ओके, तो अगर स्ट्रेसफुल है तो ऑब्वियसली ऐसे में स्लो डाउन करना ज़रूरी है ग्रोथ को. सो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ एब्सिसिक एसिड की वजह से होती है, जैसे डॉर्मेंसी एंड एब्सिशन. This can fit in either groups, but it is largely inhibitor of growth activities. So देखिए टेक्स्ट बुक में डिस्कवरी अलग से सेक्शन में है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स दूसरे सेक्शन में है. मैंने इन दोनों को क्लब कर दिया है. डिस्कवरी और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हर हार्मोन के हम एक साथ पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आता है ऑक्सिन. तो जो ऑक्सिन का इफेक्ट होता है प्लांट पे, इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन. सो जो कैनरी ग्रास है, ओके, तो उनके जो शूट एरियाज होते हैं कॉलेप्टाइल, दे रेस्पॉन्डेड टू यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स लाइट सोर्स. सो अगर मान लो एक डार्क कमरे में प्लांट रखा है एंड आपका जो सनलाइट एक्सपोजर एक ही विंडो से हो रहा है, तो प्लांट उस विंडो की तरफ ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी. ओके, तो इस इफेक्ट को कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म. After a series of experiment, it was concluded that tip of the coleoptile was the site of transmittable influence that caused the bending of the entire coleoptile. And auxin was isolated by F.W. Wendt from tips of coleoptiles of oat seedlings. So इस experiment को समझते हैं. Series of experiment क्या थे? So experiment used to demonstrate that the tip of the coleoptile is the source of auxin. So ये coleoptile की tip है, ये arrows indicate कर रहे हैं direction of light.
सो जो कोलेप्टाइल टिप्स हैं वो सेंस करते हैं सनलाइट को, एंड ऑक्सिन हार्मोन रिलीज होता है ऑन दिस साइड एंड इट विल कॉज इलोंगेशन ऑफ द सेल्स ओवर हेयर। सो देखिए, पहले एक्सपोजर से पहले सेल्स का साइज एक जैसा है, एंड एक्सपोजर के बाद अब सेल्स एलोंगेट हो गए हैं। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर बेंडिंग पॉसिबल है इस साइड में, क्योंकि अब एलोंगेटेड सेल्स हैं, यहाँ पर शॉर्ट सेल्स हैं। ओके, तो बेंडिंग इसीलिए पॉसिबल होगी। अब इस केस में टिप को कट कर दिया या टिप को कवर कर दिया, दोनों में क्या हो रहा है, अब वो सेंस नहीं कर पा रहे लाइट को, इसलिए बेंडिंग भी नहीं दिख रही है। इस केस में ये कवर्ड है टिप, लेकिन ये जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है यहाँ पर डिफ्यूजिबल ऑक्सिन है। दैट मीन्स एक एगार को हमने पहले किसी टिप के ऊपर प्लेस किया ताकि यहाँ से ऑक्सिन एगार में ट्रांसमिट हो, एंड देन एगार के थ्रू वो प्लांट में पहुँच रहा है। तो इसीलिए टिप कवर्ड भी है लेकिन फिर भी बेंडिंग पॉसिबल है। ओके, तो इन एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया कि ऑक्सिन कॉजेज बेंडिंग एंड इट इज डिफ्यूसिबल हार्मोन। तो ऑक्सिन वर्ड यूज किया गया टू ग्रो। ओके, यहाँ से ये वर्ड आता है ऑक्सिन। एंड ऑक्सिन के इफेक्ट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है ऑक्सानोमीटर। ये सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ताकि आप समझ पाएँ कि जैसे यहाँ पर टिप का जो शूट टिप है उसे बांध दिया गया। ओके, एंड यहाँ पर एक पुली है और ये एक इंडिकेटर है और ये एक आर्क है। तो जैसे जैसे प्लांट ग्रो होगा तो ये इंडिकेटर भी यहाँ पर बेंड होता जाएगा। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्लांट की कितनी ग्रोथ हुई है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। R is the radius of pulley, this is length of the pointer. ओके, तो पॉइंटर कितना मूव हुआ, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इन 24 आवर, वो हम यहाँ पर रीडिंग से पता लगा सकते हैं। फिर इसमें अगर आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्चुअल ग्रोथ। ऑक्सिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ये इंडोल कंपाउंड्स होते हैं। ओके, तो इंडोल किससे बनता है, ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म जब बॉडी में होता है तो इंडोल प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके, तो आप ये मत सोचना कि ऑक्सिन तो प्लांट हार्मोन है, वो ह्यूमंस में कैसे मिल गया, क्योंकि केमिस्ट्री दोनों की सेम है। ओके, दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपाइसिस ऑफ स्टेम एंड रूट फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट, वो डिफ्यूजिबल हैं टू रीजन ऑफ देयर एक्शन। अब ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं, IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, ये दोनों नेचुरल ऑक्सिन्स हैं। एंड नैफ्थलीन एसिटिक एसिड NaA एंड 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D, ये दोनों सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं। All these auxins are extensively used in agricultural and horticultural practices. अब ऑक्सिन के इफेक्ट्स देखिए। सबसे पहला है ऑक्सिन प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस। इन मोस्ट हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बड inhibits the growth of lateral axillary bud. This phenomenon is called apical dominance. So apical bud grow होगी, lateral bud या axillary bud grow नहीं होगी। तो इसीलिए decapitation किया जाता है so that lateral buds का भी growth possible हो। Decapitation results in growth of lateral buds. So टी प्लांटेशन में ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उनकी जो टिप्स होते हैं एपिकल बर्ड्स को कट कर दिया जाता है ताकि वो एक हेज बना पाए। ओके, अभी ये सेक्शन भी टेक्स्ट बुक में दिया नहीं गया है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ग्रासेस को रेगुलरली हमको कटिंग करनी पड़ती है। ओके, तो लॉन मूवर्स हमें यूज करने पड़ते हैं। मूविंग अ लॉन रिमूव्स एपिकल डोमिनेंस which encourages the growth of lateral branches and creates dense carpet like appearance. ओके, तो
तो ये आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर कटिंग क्यों ज़रूरी है, तभी एक कारपेट लाइक ग्रोथ हो पाएगी। अदरवाइज लंबे लंबे ग्रास ग्रो हो जाएंगे, उन्हें कट नहीं किया तो वो लैटरल बर्ड्स को भी इनहिबिट करते हैं, अ फिनोमिनन विच इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। Auxin is rooting hormone. It helps to initiate rooting in stem cuttings, an application widely used for plant propagation. तो ये टर्म भी आप याद रखना, टेक्स्ट बुक में दिया नहीं गया है बट इसे ऐसा भी बुलाया जा सकता है, रूटिंग हार्मोन। देन एक बार रूट बने तो रूट का क्या रोल होता है, वाटर एब्जॉर्ब करना। सो जाइलम डिफरेंशिएशन एक लॉजिकल इफेक्ट है ऑक्सिन का। Okay, it also helps in cell division. Next, it promotes flowering in pineapples, produces parthenocarpy in tomatoes. They help to prevent fruit and leaf drop at early stages but promote abscission of older mature leaves and fruits. So ये भी logically है, क्योंकि जब young fruit and leaf रहेंगे तो you don't want them to drop. Okay, so auxin will prevent drop in young early stages fruit and leaf, and later stages में it causes abscission ताकि drop possible हो। एंड ये 7th पॉइंट है, दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड 2,4-D। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2,4-D ये किसको किल करता है, डाइकोट को। तो मोनोकॉट जो हमने अभी देखा ग्रास, वो मोनोकॉट होते हैं, पोएसिए फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो उनकी ग्रोथ पॉसिबल है, डाइकोट किल हो जाते हैं। तो डाइकोट यहाँ पर वीड्स कहा गया है। तो अगर ये कहा जाए कि 2,4-D इज ए वीडीसाइड, इट इज हर्बिसाइड, दोनों ही टर्म करेक्ट हैं। ओके, आप उसे हर्बिसाइड भी बुला सकते हैं, वीडीसाइड भी बुला सकते हैं। एंड इसका यूज क्या है, टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाय गार्डनर्स। सो देखिए गार्डनिंग में लॉन मूवर्स यूज करना जरूरी है एंड ये वीडीसाइड यूज करना भी जरूरी है ताकि डाइकोट वीड्स आप एलिमिनेट कर पाए। अब इस पे ये क्वेश्चन आया था नीट 2024 में, ऑक्सिन इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बट नो डैमेज इज कॉज टू ग्रास एज ऑक्सिन does not affect mature monocot plants, it affects dicot plants only। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। Mature monocots like grasses have a metabolic pathway that allow them to resist the damaging effects of high auxin concentration. Auxin is herbicide as well as weedicide. अब नेक्स्ट हार्मोन है गिबरेलिन या फिर जिबरेलिन। द बेकाने फूलिश सीडलिंग disease of rice seedlings was caused by fungal pathogen Gibberella fujikuroi। तो ये लाइन टेक्स्ट बुक में दी नहीं गई है। तो इस इन्फेक्शन पैथोजन जो फंगल इन्फेक्शन है, इसके वजह से जो राइस सीडलिंग्स थी उनमें अनयूजुअल एलोंगेशन हो गया था स्टेम्स में। ओके, तो ये इसका सिम्टम था इस डिजीज का। लेटर ऑन Kurosawa in 1926 reported that appearance of symptoms of disease in rice seedling when they were treated with sterile filtrates of the fungus। तो इस फंगस से भी यही गिबरेलिन प्रोड्यूस होता है एंड गिबरेलिन एक प्लांट हार्मोन भी है। तो क्योंकि केमिस्ट्री सेम होती है इसीलिए ये इन्फेक्शन का रिजल्ट वही होता है जो एक हार्मोन का इफेक्ट होगा। The active substance were later identified as gibberellic acid। So अब ध्यान देना, ऑक्सिन भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। There are more than 100 gibberellins reported from widely different organisms such as fungi and higher plants. Gibberellic acid GA3 was one of the first gibberellin to be discovered and remains the most intensively studied form। तो फर्स्ट फॉर्म जो डिस्कवर हुआ था वो GA3 था and this is intensively studied also। All GA are acidic, all auxins are also acidic। So ये इसके इफेक्ट्स हैं, 7 इफेक्ट्स हैं। अगेन इसमें से आप देखना 1 2 3 4, ये 4
ये सब एसोसिएटेड है विथ इंक्रीज इन लेंथ। यहाँ पर इंटरनोड एलोंगेशन, यहाँ पर लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक इंक्रीज होता है, एंड यहाँ पर एलोंगेशन ऑफ फ्रूट विच इम्प्रूव इट्स शेप। सो एप्पल, ग्रेप स्टॉक, bolting is internode elongation just prior to flowering। ये बीट एंड कैबेजेस इन प्लांट्स में देखा जाता है। एंड जो फोर्थ एग्जाम्पल है इंक्रीज इन लेंथ का, वो है शुगर केन स्टेम। तो शुगर केन स्टेम का लेंथ इंक्रीज होगा तो ईल्ड भी इंक्रीज होगी। ओके, तो 4 इफेक्ट्स ऑन elongation। फिफ्थ वन इज hastens the maturity period in juvenile conifers। ओके, तो इससे क्या होगा, अर्ली सीड प्रोडक्शन में हेल्पफुल होगा ये। स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। देन लास्ट वन, डिले senescence। fruits can be left on the tree longer and this extends the market period। अब इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन, spraying sugarcane crop with which of the following plant growth regulator increase the length of stem thus increasing the yield। so answer होगा ऑप्शन 2। अगेन 2023 का क्वेश्चन, spraying of which of the following phytohormone on juvenile conifers helps hastening the maturity period that leads to early seed production। ऑप्शन 4। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, गिबरेलिन हार्मोन कैन रिप्लेस वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन क्या होता है, नीड फॉर एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर इन सम प्लांट्स सीड्स टू इंड्यूस फ्लावरिंग एंड हेल्प शॉर्टन द वेजिटेटिव पीरियड। तो जो विंटर वेराइटीज़ होती हैं उनको विंटर का लो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वो स्प्रिंग सीजन में फ्लावर करेंगे। ओके, तो उस विंटर को बाईपास करने के लिए हम आर्टिफिशियली गिबरेलिन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हार्मोन, थर्ड हार्मोन है साइटोकाइनिन। Skoog and his co-workers observed that internodal segments of tobacco stem, the callus, proliferated only if, in addition to auxin, the nutrient medium was supplemented with one of the following। तो ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, जो कैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है। ओके, तो इसमें ग्रोथ तभी होगी, प्रोलिफरेशन तभी होगा जब आप ऑक्सिन के साथ मीडियम में या तो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू डालें, या ईस्ट एक्सट्रैक्ट, या कोकोनट मिल्क, या डीएनए। ओके, तो इनमें से कोई भी ऑक्सिन के साथ मिक्स किया तो तब यहाँ पर कैलस में प्रोलिफरेशन दिखेगा। Miller in 1955 later identified and crystallized the cytokinesis promoting active substance, and that they termed kinetin। Kinetin, a modified form of adenine, a purine from autoclaved herring sperm DNA. Kinetin does not occur naturally in plants। So kinetin plant product नहीं है, वो basically chemistry wise same है, क्योंकि हमने पढ़ा है साइटोकाइनिन केमिकली क्या होता है, अमीनोप्यूरिन होता है। ओके, तो अमीनोप्यूरिन्स डीएनए में भी होते हैं, तो इस वजह से वो साइटोकाइनिन जैसा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे जो एनिमल डिराइव्ड हार्मोन है उनको काइनेटिन कहते हैं, बट एक्चुअल जो प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट हार्मोन है, उसका नाम है जेटिन। आइसोलेशन ऑफ जेटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क। तो ये दो हैं सोर्सेज जेटिन के, जो कि ओरिजिनल प्लांट हार्मोन है। काइनेटिन प्लांट हार्मोन नहीं है। सो एडेनिन डेरिवेटिव है काइनेटिन, N6 फर्फ्यूराइल अमीनोप्यूरिन। This promotes cell division and growth. It is synthetic derivative of adenine. It is used in agriculture to improve crop storage life and maintain green color by inhibiting chlorophyll degradation। तो ये तीन हैं cytokinin के effects। Natural cytokinin are synthesized in regions where rapid cell division occurs. For example, root apices, developing shoot buds,
young fruits. It helps to produce new leaves, chloroplast in leaves, lateral shoot growth, adventitious shoot growth. तो देखिए शूट ग्रोथ से ये एसोसिएटेड है एंड शूट में लीव्स होते हैं तो न्यू लीव्स का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स तो वो ग्रीनिश दिखेंगे स्टोरेज में भी प्लांट्स. साइटोकाइनिन हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस. तो यहाँ आप देख सकते हैं ये शूट ग्रोथ को प्रमोट करता है तो एपिकल डोमिनेंस को ये अपोज करेगा. दे प्रमोट nutrient mobilization which helps in delay of leaf senescence. Which one of the following phytohormone promote nutrient mobilization which helps in delay of leaf senescence in plants? Option 4. The next one, abscisic acid. During mid 1960s, 3 independent researchers reported purification chemical characterization of 3 different kinds of inhibitor. Inhibitor B, abscission 2, dormin. Okay. Later, all 3 were proved to be chemically identical. It was named abscisic acid. तो ये केमिकली ये क्या है? कैरेटिनॉइड है. ओके एंड ये अलग अलग इनके नाम ओरिजिनल आइडेंटिफाई किए गए थे बट ये तीनों ही एब्सिसिक एसिड हैं. एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं. इट एक्ट्स एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म. ABA इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन. देखिए हमने फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था सीड जर्मिनेशन फेवरेबल कंडीशन में होगी. अब अगर ऑलरेडी प्लांट स्ट्रेस्ड है तो ये हार्मोन ऑब्वियसली जर्मिनेशन को प्रिवेंट करेगा. It plays important role in seed development, maturation, dormancy. By inducing dormancy, ABA helps seed to withstand desiccation and other unfavorable conditions for growth. तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था ये कीवर्ड होता है. ओके तो अगर फैक्टर्स अनफेवरेबल हैं तो इंड्यूस क्या होगा? डॉर्मेंसी. जर्मिनेशन इंड्यूस नहीं होगा, डॉर्मेंसी इंड्यूस होता है. ABA stimulates closure of stomata in the epidermis and increases tolerance of plants to various kinds of stresses. Therefore, it is also called the stress hormone. In most cases, ABA acts as antagonist to gibberellic acids. ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है. तो एब्सिसिक एसिड क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, तो वाटर स्ट्रेस होगा तो ऑब्वियसली स्टोमेटा क्लोज रहने चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो. एंड अनफेवरेबल कंडीशन में इट इंड्यूसेस डॉर्मेंसी इन सीड्स. इट प्रिवेंट्स सीड जर्मिनेशन. देन लास्ट वन इथिलीन. इसमें साइंटिस्ट का नाम है H. कजिन्स. 1910 confirmed the release of volatile substance. तो ये gaseous है ये from ripened oranges that hastened the ripening of stored unripe bananas. तो देखिए ऑरेंज से रिलीज होकर के ये बनाना पे इफेक्ट ला सकता है. ओके तो ऐसा नहीं है कि ये एक स्पेसिफिक प्लांट का है, ये जनरली सभी प्लांट्स में फ्रूट राइपनिंग करेगा. Later, this volatile substance was identified as ethylene, gaseous plant growth regulator. इसी रीज़न से कहावत है तरबूज को देखकर रंग बदलता है. तो क्योंकि पहले लोगों को पता ही नहीं था कि ये कोई हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, वो बस इतना जानते थे कि एक पका हुआ तरबूज आपने रखा तो बाकी सारे कच्चे अनराइप तरबूज भी पक जाएंगे. सो देखिए काफ़ी सारे इसके इफ़ेक्ट्स हैं. ओके Ethylene is highly effective in fruit ripening. It enhances the respiration rate during ripening of the fruits. This rise in rate of respiration is called respiratory climactic. Rise in rate of respiration. It is synthesized in large amounts by tissue undergoing senescence and ripening fruits. Influences of ethylene on plants include ये 3 पॉइंट हैं जो कि डाइकॉट सीडलिंग से रिलेटेड हैं. हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, एपिकल हुक फॉर्मेशन. तो आपको एज इट इज इसे बाय हार्ट करना होगा.
ओके, नीट एग्जाम में यही सेंटेंस पिक करके क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। इथिलीन प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। तो सेनेसेंस एंड एब्सिशन में ये रोल प्ले कर रहा है। इथिलीन ब्रेक्स seed and bud dormancy, initiates germination in peanut seeds, sprouting of potato tubers. देन ये एग्जाम्पल्स हैं पीनट एंड पोटैटो ट्यूबर्स, इन दोनों में सीड एंड बड डॉर्मेंसी ब्रेक करेगा। इथिलीन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड पीटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। इट हेल्प्स लीव्स अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर। तो इंटरनोड एलोंगेशन हमने गिबरेलिन में भी देखा था, ओके, जो बोल्टिंग प्रोसेस होता है। तो ये अलग कैसे है, यहाँ पर आप देखिए राइस हमेशा वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं जब उनको ग्रो किया जाता है। तो ह्यूमिड कंडीशन में इथिलीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनोड एलोंगेशन में। ओके, तो आप ऐसे याद रखना इसे। नेक्स्ट, इथिलीन ऑल्सो प्रमोट्स रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन, thus helping plants to increase their absorption surface। तो ये जो फीचर है वो ऑक्सिन के साथ रिलेट हो रहा है, रूट का ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। इथिलीन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। फ्लावरिंग पाइनएप्पल्स ऑक्सिन भी करते हैं। इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो। Since ethylene regulates so many physiological processes, it is one of the most widely used PGR in agriculture। तो यहाँ पर देखिए फ्लावरिंग इन मैंगो है एंड यहाँ पर प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर्स। सो फ्लावरिंग रिलेटेड ये दो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथिलीन इज एथेफॉन। Ethefon in aqueous solution is readily absorbed and transported within plant, releases ethylene slowly। So इसके aqueous solution जब plants पे spray किए जाएंगे तो plant उसे absorb कर लेगा and within the plant ethylene slowly release होगा। Okay, so Ethefon hastens fruit ripening in tomatoes and apples and accelerates abscission in flowers and fruits, thinning of cotton, cherry and walnut। फ्रूट राइपनिंग के कौन से एग्जाम्पल्स हैं, टोमेटो एंड एप्पल्स, एंड एब्सिशन किस में होता है, कॉटन, चेरी एंड वॉलनट में। तो ये रिविजन के लिए एक स्लाइड है। एथिलीन गैशियस हार्मोन है। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक इफेक्ट जो कि राइज इन रेस्पिरेशन है। फ्रूट राइपनिंग हैसन किस में करता है, एप्पल्स एंड टोमेटोज। सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट्स पाइनएप्पल में करता है। इंड्यूस फ्लावरिंग जो हमने मैंगो देखा अभी, एंड फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर। ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी, इसके लिए आप याद रखिए पी फॉर पीनट्स and P for potato tubers। Promotes senescence and abscission, इसमें आप याद रखिए CCW। C for cotton, C for cherry, W for walnut। Internode elongation, rice। root and root hair in general है। डाइकॉट सीडलिंग में 3 इफेक्ट्स क्या थे, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, then swelling of axis, and third one is apical hook formation। apical hook formation। तो इतने सारे इफेक्ट्स हैं, रेगुलरली आप इसे रिवाइज कीजिए। मैच द फॉलोइंग, तो आपको हार्मोन एंड उनकी केमिकल नेम है उसके साथ मैच करना होगा। सो सिंथेटिक ऑक्सीजन में कौन सा आएगा, NAA एंड 2,4-D, ये होते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन। नेचुरल ऑक्सीजन में IAA, IBA, इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड। साइटोकाइनिन ये होते हैं अमाइनो प्यूरिन, N6 फर्फ्यूराइल अमाइनो प्यूरिन
काइनेटिन का एग्जाम्पल है, एब्सिसिक एसिड कैरोटेनॉइड। सो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हमने ये सब डिस्कस कर लिए। फॉर एनी एंड एवरी ग्रोथ phase of plant, differentiation and development of plant, one or other PGR has some role to play. Such roles could be complementary or antagonistic. These could be individualistic or synergistic. So synergism means दो हार्मोन मिलकर के एक इफेक्ट ला रहे हैं, वो synergism होगा. Individualistic means single hormone will bring out the physiological effect. Antagonist will be opposing each other, जैसे कि abscisic acid and gibberellic acid. Role of PGR is of only one kind of intrinsic control. Along with genomic control and extrinsic factors, they play an important role in plant growth and development. Okay, तो हमने ये factors समझ लिए हैं. Many of the extrinsic factors such as temperature, light, control plant growth and development via PGR. Some of such events could be vernalization, flowering, dormancy, seed germination, plant movement. The role of light and temperature, both of them, the extrinsic factor on initiation of flowering. ये last statement है इस chapter का. So मैंने सोचा कि वर्नलाइजेशन, लाइट एंड टेम्परेचर, इसका इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग, ये थोड़ा सा सेक्शन हम डिस्कस कर लें जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. Light and temperature are major extrinsic factors that profoundly influence flowering through two key processes. Photoperiodism, इसमें response to light duration important है. Vernalization is response to cold temperature. These will affect flowering in plants. Photoperiodism is the physiological response of plants to the relative length of day and night within 24-hour cycle. This is how plants measure the seasons. So based on photoperiodism, ये तीन categories हैं plants की. Short day plants. So as the name suggests, they require day length shorter than the specific critical duration, and they require long uninterrupted dark period. Long day plants में they require day length longer than certain critical duration, meaning they require a night period shorter than critical maximum. And finally, day neutral का मतलब होता है flowering in these plants is not dependent on day length at all. Then temperature. Vernalization is the process where prolonged exposure to period of cold temperature accelerates the ability of a plant to flower. So plants फ्लावर नहीं करेंगे जब तक एक लॉन्ग कोल्ड एक्सपोजर उन्हें नहीं मिलेगा. ओके, तो दिस वे प्लांट्स इंश्योर दैट दे कैन सर्वाइव द विंटर. तो वर्नलाइजेशन समझने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखा है. वर्नलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनहिबिशन ऑफ फ्लावरिंग, नो. इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग, यस. इन ए प्लांट बाय ए पीरियड ऑफ हाई टेम्परेचर नहीं है, कोल्ड टेम्परेचर है. ओके, तो यही इसका डेफिनेशन है. वर्नलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन ए प्लांट बाय अ पीरियड ऑफ कोल्ड टेम्परेचर. ऑप्शन 3. तो इसके साथ ही हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.